नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया आज पावन पर्व है, उसकी ढेरों शुभकामनाएं। और ईद का भी पावन पर्व है, ईद की भी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों आज जो ये क्लास हो रही है ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि भी 2 दिन मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, उसकी वजह से है वो लाइव क्लास रात को 8 बजे मैं नहीं ले पाऊँगा आज और कल। बट मैं अगर बाहर जा रहा हूं तो आपकी क्लास दोस्तों मिस नहीं होनी चाहिए, रेगुलर बेस पे आपको क्लास मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आज और कल की क्लास रिकॉर्डेड क्लास आपको दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से दूंगा, जिससे कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और कहीं पे भी कोई डाउट अगर आपको लगता है, जैसे लाइव सेशन के दौरान आप पूछ लेते हो, और यहाँ रिकॉर्डेड में अगर डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना कि इसमें डाउट है। तो जब हम लाइव क्लास लेंगे 2 दिन के बाद में, उसमें आपके डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आप समझ गए हो मेरी बात को कि 2 दिन आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। और सेशन को शेयर कर दें एक बार, जिससे सभी साथियों तक पहुंच पाए। लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों करते रहना है। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमारा ज्योमेट्री का पार्ट चल रहा था दोस्तों। क्या चल रहा था? ज्योमेट्री का पार्ट हमारा चल रहा था, जिसमें हम लाइन एंड एंगल को दोस्तों डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद ट्रायंगल का कुछ पार्ट हमने मीडियन और आपका जो लंब केंद्र है यहाँ तक डिस्कस कर लिया। आज दोबारा से लंब केंद्र को हम डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक लगा लेता हूँ मैं, लंब केंद्र। ठीक है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं लंब केंद्र। ये हमने कल भी पढ़ लिया था, रात वाली क्लास में दोस्तों हमने पढ़ लिया था। दोबारा से एक बार समझेंगे। लंब केंद्र है, परिकेंद्र है, अंत केंद्र एक साथ हम समझने वाले हैं। लंब केंद्र दोस्तों क्या होता है? अगर मैं डायग्राम आपके सामने रखूं, लंब केंद्र क्या होता है कि एक ट्राइंगल लिया हमने, एक ट्राइंगल ABC, त्रिभुज के 3 शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर दोस्तों लंब डालते हैं। देखिए इस त्रिभुज से अगर हमने इस भुजा पे लंब डाल दिया तो ये 90 डिग्री का बन गया, ये D हो गया। इस भुजा से हमने इस पे लंब डाला तो ये बन गया E, और इस भुजा से हमने इस पे लंब डाल दिया तो ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि तीनों जो लंब हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं? एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। एक पॉइंट जिसका मैंने नाम दे दिया G, और इसी पॉइंट को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? इसी पॉइंट को दोस्तों हम लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, लंब केंद्र दोस्तों बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई कि लंब केंद्र क्या होता है कि शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर जब लंब डाला जाता है, त्रिभुज के लंब, तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे दोस्तों हम लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने माध्यिका को पढ़ा था। माध्यिका क्या थी कि शीर्षों से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे माध्यिका बोलते हैं। बट लंब केंद्र क्या होता है कि सामने वाली भुजा पर शीर्ष से अगर लंब डाला जाता है, शीर्ष से लंब डाला जाता है और 3 लंब डाले जाएंगे, 3 शीर्ष हैं और तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे दोस्तों हम लंब केंद्र बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, इसमें 3 त्रिभुज का काम होता है। एक तो दोस्तों आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ पर होता है? ये विशेष देखनी। न्यून कोण त्रिभुज जो होता है उसका लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है। एक तरीके से ये ABCD एक न्यून कोण त्रिभुज को ही प्रदर्शित दोस्तों कर रहा है। तो छोटी सी बात लैंग्वेज के फॉर्म में दोस्तों पूछी जा सकती है कि न्यून कोण त्रिभुज में दोस्तों, त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है, लंब केंद्र जो होता है दोस्तों वो त्रिभुज के अंदर ही होता है। कहाँ होता है? अंदर ही होता है। ठीक, ये बात भी ठीक है कि त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर ही दोस्तों होता है। देन अब ये आपके सामने डायग्राम तो इस फॉर्म में बनाया, ये अपना न्यून कोण त्रिभुज कहिए। दूसरा आपका त्रिभुज होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दोस्तों होता है, इसमें लंब केंद्र कहाँ होता है? ये आपका समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये A है, ये B है एंड ये C है। आप देख सकते हैं कि सामने वाले लंब डालेंगे तो यहाँ पर जो आपका लंब केंद्र होता है ये दोस्तों जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसी पॉइंट पे दोस्तों आपका होता है। यानी जहाँ पर समकोण बनता है, समकोण बनता है, वही क्या होता है दोस्तों? लंब केंद्र होता है। जैसे इसका मैंने नाम दे दिया लंब केंद्र। ठीक है, तो आपने देखा कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण पर ही दोस्तों लंब केंद्र होता है। अगर उसकी बात करता हूं यहां पर मैं अधिक कोण त्रिभुज की, किसकी बात करता हूं? अधिक कोण त्रिभुज की। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर? ठीक है, अगर मैं यहां लिखूं अधिक कोण त्रिभुज की अगर बात करूं तो इसका अगर डायग्राम बनाऊं इस
देखिए इस प्रकार से, ये थोड़ा सा मैं इसको और सही से कर लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये अधिक कोण आपका त्रिभुज होता है ABC। अब स्वानुमूर्ज लंब बिंदु, इसको आगे बढ़ाते हैं हम, देखो डैश 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 आप देख पा रहे हो। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इसको आगे बढ़ाएं यहाँ से, तो आप देखते हैं एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर लंब केंद्र होता है। आप क्या समझे क्या इस बात से कि जो आपका त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज होता है, उसमें लंब केंद्र दोस्तों बाहर की ओर बनता है। कहाँ बनता है, बाहर की ओर बनता है। तो ये तीन विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। लंब केंद्र से न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनता है, समकोण में समकोण के ऊपर ही बनता है, और दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज के अंदर कहाँ बनता है, आपका लंब केंद्र बाहर की ओर बनता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, लंब केंद्र है वो बाहर की ओर बनेगा, बाहर की ओर बनेगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में आ गई। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस कर ली थी, एक बार दोबारा से मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें एक बार आप। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने अब तक ये पढ़ लिया कि लंब केंद्र क्या होता है, आपने देख लिया है। लंब केंद्र कहाँ बनता है, न्यून कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, समकोण में क्या बनता है। इससे रिलेटेड एक थ्योरम दोस्तों आती है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम जो आती है दोस्तों क्या है कि एक त्रिभुज हमने बनाया, जैसे एक त्रिभुज हमने बनाया, आप देख पा रहे हो कि एक त्रिभुज के अंदर ABC, बस मेरे किसी एक त्रिभुज के अंदर जो लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र क्या हो गया, मान लेते ये लंब केंद्र हो गया आपका, इस प्रकार से ऐसे ही होगा। लंब केंद्र पर बना कोण, लंब केंद्र के ऊपर बना कोण। अब लंब केंद्र ये यहां पर देखो, यहां पर तो ये बनेगा कोण, तो पहले मैं इसी को मान लेता हूं कि इसका मैंने नाम दे दिया O। तो BOC ये जो कोण बन रहा है, ये जो लंब केंद्र पे जो कोण बन रहा है, ये क्या होता है, इसका और इसके ऊर्ध्वाधर जो सामने कोण बन रहा है इसके पीछे, उसका सम दोस्तों 180 के बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि पहला रूल ये होता है कि कोण A प्लस में कोण BOC बराबर कितना होता है, 180 होता है सम। ये हमें थ्योरम ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि सर इसके साथ तो फिर ये भी तो एंगल बन रहा है, इसके साथ ये भी तो एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि कोण ये वाला B के साथ प्लस में कोण AOC, ठीक है, AOC, इसका सम भी दोस्तों क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो बन रहा है, ये बिल्कुल बनता है। इसका मतलब इस त्रिभुज हम देखेंगे तो कोण C प्लस में कौन कौन सा आ गया, AOB बराबर 180। ये बात भी दोस्तों हमने कल डिस्कस कर ली थी, क्योंकि प्रश्न बनेगा वो यहीं से दोस्तों बनेगा, प्रश्न है वो यहीं से दोस्तों बनने वाला है। तो आपने देखा लंब केंद्र में क्या विशेषता होती है कि तीनों लंब केंद्र जहां मिलते हैं वहां पर बनने वाला जो कोण होता है, प्रत्येक त्रिभुज के अंदर लंब केंद्र में जो अपना कोण बनता है, ये इसके ऊर्ध्वाधर जो कोण होता है उन उसके और इसका योग जो होता है 180 के दोस्तों बराबर होता है, ठीक है। प्रश्न कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, आपको एक त्रिभुज दे देगा लंब केंद्र पर, ठीक है, एक त्रिभुज दे देगा वैसे तो, और यहाँ पर या तो ये एंगल दे देगा आपको, या तो ये एंगल दे देगा, फिर आपसे ये फाइंड आउट करवा लेगा, ये दे देगा तो ये फाइंड आउट करवा लेगा। सीधी सी बात है, वैल्यू आपको रख सकता है, कुछ भी नहीं है। जैसे हमें कि लंब केंद्र पर मान लेते हैं एक लंब केंद्र पर बना कोण त्रिभुज ABC में कोण BOC वो हमें दे दिया 50 डिग्री, तो दे दिया तो कोण A की वैल्यू याद करो। इस प्रकार से छोटा सा एक प्रश्न बन सकता है। तो अब सीधी सी बताए कि ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखो BOC हमें दे रखा था यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, ये A हो गया, BOC, ये एंगल हमें दोस्तों कितना दे रखा है, ये 50 दे रखा है। देन हमसे कहा कि ये निकालो, जब ये निकालना तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि कोण A प्लस में कोण BOC इन दोनों का जो सम होता है दोस्तों 180 के बराबर होता है। देन A की वैल्यू निकालनी है तो ठीक है, A की वैल्यू निकालनी है तो मैं BOC को इधर कर देता हूँ ट्रांसफर, तो माइनस का हो जाएगा, और BOC की वैल्यू 50 डिग्री तो यहाँ रख दूंगा। तो आप कह सकते हैं कोण A की वैल्यू दोस्तों 130 डिग्री आपकी आ जाएगी। इस प्रकार का एक छोटा सा प्रश्न दोस्तों बन सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि लंब केंद्र से कैसा प्रश्न बन सकता है। तो ये तो लंब केंद्र से जुड़ी हुई एक बात आपने देखी कि लंब केंद्र क्या होता है, ठीक है।
लंब केंद्र क्या होता है और इससे जुड़े हुए किस प्रकार के थ्योरम ये आपके सामने है, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अब हम बात करते हैं। देखो लंब केंद्र में आपको इतना ध्यान रखना है क्योंकि टॉपिक्स बहुत है, लेकिन जो वीडियो का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग जहाँ से प्रश्न बनेगा वो सारी कुछ कहते हैं सर ये टॉपिक हमारी वीडियो सिलेबस में नहीं है। भैया सिलेबस के अंदर आपके है, ठीक है, सिलेबस में आपके है तभी मैं करवा रहा हूँ। अब लंब केंद्र की बात आपकी हो गई है तो अब हम बात करते हैं अंतः केंद्र की। किसकी? अंतः केंद्र की बात करते हैं। इसको नोट कर लें आप दोस्तों। हमने क्या देखा है कि लंब केंद्र क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अंतः केंद्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अंतः केंद्र पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यानी चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर रहेंगी आपके लंब केंद्र से रिलेटेड। मैं एक त्रिभुज बनाता हूं तो फिर समझा पाऊँ आपको अच्छे से। आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर अंतः केंद्र क्या होता है। एक त्रिभुज के अंदर कि त्रिभुज ABC, बात समझ में आ रही? ABC के अंदर कोणों का अर्धक यानी कोणों को समद्विभाजित जो करता है। देखो ये अब अपना कोण है, इसको बराबर भागों में एक रेखा काटेगी, बिल्कुल काट रही है। इसी प्रकार से इसको भी काटेगी, समद्विभाजित कर रही है। और इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी काटने वाली है। तो तीनों जिस बिंदु से गुजरती है, एक बिंदु से गुजरेगी, इसका मैंने नाम दे दिया D, इसका नाम दे दिया मैंने E और इसका नाम दे दिया F। आप देख पा रहे हैं एक यानी माध्यिका है, लंब केंद्र है, अंतः केंद्र है, परिकेंद्र कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें दोस्तों डिफरेंस है, ठीक है। बीच में कि कोणों की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज के अंदर कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और जिस बिंदु पर दोस्तों ये मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? उससे अंतः केंद्र बोलते हैं। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया? इसका नाम मैंने अंतः केंद्र दे दिया। बात समझ में आ गई इतनी? अंतः केंद्र क्या होता है कि कोणों की समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, कोणों के त्रिभुज के अंदर कोणों की समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर दोस्तों मिलती है उसे हम अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक। अब विशेष बात याद रखनी, इसमें ध्यान करके आपको लिखनी है कि नोट करके ध्यान रखना है इसके अंदर। जो ये अंतः केंद्र होता है दोस्तों, ये जो अंतः केंद्र होता है, अंतः केंद्र और ये त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज की भुजा से दूरी है वो दोस्तों समान होती है। यानी अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजा से दोस्तों समान दूरी पर होता है। यानी अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब दूरी कौन सी? ये वाली, देखो यहां से ये वाली दूरी, यहां से लेकर ये दूरी, ये त्रिभुज बराबर है, एक ये यहां से ये दूरी दोस्तों, देन उसके बाद दोस्तों ये दूरी, ये भुजाओं से क्या है? बराबर दूरी होती है। अब दोस्तों बराबर दूरी होती है, इस दूरी को दोस्तों हम अंतः त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समान दूरी पर होता है। और इस दूरी को क्या बोलते हैं? इस दूरी को अंतः त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? अंदर के अंदर है तो अंतः त्रिज्या बोलते हैं। और इस बिंदु पर जब हम वृत्त बनाएंगे तो ये तीनों भुजाओं को छूता हुआ निकलेगा, है ना। अंतः त्रिज्या इसका मतलब हो गया कि इस पॉइंट पे अगर हम वृत्त बनाते हैं इस प्रकार से, तो देखिए इस प्रकार से अगर इसके अंदर वृत्त बनता है तो फिर आप देख सकते हैं कि ये उस वृत्त के अंतःवृत्त की क्या हो जाएंगी? त्रिज्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या दोस्तों हो जाती है। इस बिंदु को अगर केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाता है तो ये क्या होती है? ये दूरी उस वृत्त की त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। अतः ये अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ये बात आपने सीखी। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या था? सबसे पहले एक बार दोबारा समझेंगे। अंतः केंद्र क्या होता है कि किसी त्रिभुज के अंदर कोणों की समद्विभाजक रेखा, यानी कोणों को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे दोस्तों हम अंतः केंद्र कहते हैं। और ये जो अंतः केंद्र होता है ये त्रिभुज की भुजाओं से क्या होता है? बराबर दूरी पर होता है। क्या होता है? बराबर दूरी पर होता है। और ये जो दूरी होती है यहां से लेकर यहां तक की, ये जो दूरी होती है इसे दोस्तों हम अंतः त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम अंतः त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अंतः त्रिज्या बोलते हैं। और इस पॉइंट को केंद्र मानकर अगर हम वृत्त कहते हैं, खींचते हैं, तो ये अंतःवृत्त कहलाता है और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या दोस्तों कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। और एक विशेष बात दोस्तों
जैसा कि हमने लंब केंद्र में देखा था कि न्यून कोण में लंब केंद्र कहाँ बनता है, अंदर बनता है। समकोण में कहाँ बनता है, समकोण जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ बनता है। और अधिक कोण में हमने क्या देखा था कि वो बाहर की तरफ बनता है। कहाँ बनता है, बाहर की तरफ, लंब केंद्र। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अंतः केंद्र कहाँ बनेगा, फिर न्यून कोण में कहाँ बनेगा, समकोण में कहाँ बनेगा। तो भैया ये सभी त्रिभुज में नोट करके लिखना इस बात को भी, कि नोट करके लिख लेना कि ये है सभी त्रिभुज में, सभी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, अंदर ही बनेगा। ठीक बात है, अंदर ही बनेगा। चाहे न्यून कोण त्रिभुज है, चाहे अधिक कोण त्रिभुज है, चाहे वो समकोण है, वो क्या बनेगा, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। क्या बनेगा त्रिभुज के अंदर, अंतः कोण, सॉरी अंतः केंद्र बनेगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक चीज जो हमने लंब केंद्र में देखी थी कि यहां पर एक कोण बनता है, यहां पर एक कोण बनता है लंब केंद्र पर, और वह कोण और उसके ऊर्ध्वाधर जो शीर्ष पर कोण है उन दोनों का सम 180 था। किसमें, लंब केंद्र में। इसमें क्या रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको इरेज करके हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम अंतः केंद्र में जो रिलेशन होता है, मैंने 3 त्रिभुज बना लिए आपके सामने। 3 त्रिभुज क्यों बनाए, क्योंकि एक ही त्रिभुज में 3 चीज समझाऊंगा तो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगेंगी, जैसा कि हमने लंब केंद्र में देखा। अब देखो अंतः केंद्र में आप सभी को पता है ये क्या होते हैं, कोणों के समद्विभाजक होते हैं। आप सभी को पता है कोणों के समद्विभाजक दोस्तों होते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है अच्छे से। और वहां पर इस प्रकार से 3 त्रिभुज का निर्माण होता है। अब देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है अपना, यहां पर जो एंगल बनेगा, सुनना मेरी बात को, यहां पर जो एंगल बनेगा, एक ये एंगल रहा, उसके बाद एक ये एंगल है और उसके बाद शीर्ष। तो लंब केंद्र में तो क्या था, इस एंगल का सम, ये एंगल और इसका सम क्या था, 180 था। बट इसमें क्या रिलेशन है, इसमें ध्यान रखना, जब हमें BOC निकाल लंब केंद्र में, लंब केंद्र पर जो कोण बनता है, कौन सा, BOC, लंब केंद्र पर जो कोण बनता है वो किसके बराबर होता है, वो दोस्तों किसके बराबर होता है, वो 90 डिग्री प्लस में कोण A का हाफ होता है। ठीक है, ये लीजिए पहला कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है। जो लंब केंद्र पर कोण बनता है, लंब केंद्र के ऊपर, यानी लंब केंद्र कहां पर, इस पर, ये देखो ये बन रहा है, ये वाला कोण, उसके बाद ये वाला कोण, उसके बाद ये जो कोण बनता है ये किसके बराबर होता है, ये 90 डिग्री प्लस में दोस्तों जो उसके ऊर्ध्वाधर जो कोण बनता है। अब इसके ऊर्ध्वाधर ये बन रहा था, इसके ऊर्ध्वाधर ये बनेगा, इसके ऊर्ध्वाधर ये बनेगा, इसका दोस्त इस कोण का हाफ प्लस में होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसका देखेंगे तो इसमें आप देखोगे AOB निकालना, कोण AOB क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस में कोण C का हाफ। ठीक है, ये लीजिए, ये आपको याद रखना है। इसका निकालते कोण AOC बराबर 90 डिग्री प्लस में क्या आएगा, कोण B/2। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा अच्छे से। चीजें सीधी सी है, क्योंकि प्रश्न है वो यहीं से दोस्तों बन के आएगा, क्वेश्चन है वो दोस्तों यहीं से बन के आएगा। लंब केंद्र में आपने देखा कि इन दोनों का सम 180 था, बट अंतः केंद्र में क्या हो रहा है कि ये कोण कैसे निकलेगा, ये कोण कैसे निकलेगा, 90 डिग्री के अंदर दोस्तों क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर इस कोण का हाफ है वो ऐड कर देंगे। आप देख पा रहे हो इस प्रकार से 3 रिलेशन दोस्तों बनते हैं। ये है अंतः केंद्र की बात। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कर लेता हूं, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करवाता हूं, जिससे कि चीजें दोस्तों आपकी और क्लियर हो जाएंगे। इतने इसका आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। अब आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा जिससे कि चीजें हैं और दोस्तों क्लियर हो जाएंगी कि क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में, तो हमने एक त्रिभुज बनाया ABC। ठीक है भैया, ABC एक त्रिभुज बना लिया। कह रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक, कोण B और कोण C का समद्विभाजक बिंदु O है। अगर इसको समद्विभाजक करते हैं, बिंदु O पर मिलती है इस प्रकार से। ठीक है, ये बन गया O पर मिलती है। यदि कोण A बराबर 70 डिग्री, हमें कोण इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, और हमें BOC मतलब ये कोण वो दोस्तों निकालना है। तो अब देखो कोणों का समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या काम है, कोणों का समद्विभाजक है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, अंतः केंद्र की बात हो रही है। किसकी हो रही है, अंतः केंद्र की बात हो रही है। अंतः केंद्र में अभी हम रिलेशन दोस्तों पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए, इस कोण के लिए अगर ये कोण निकालना है BOC, तो बराबर क्या होता है, 90 डिग्री प्लस में कोण A का हाफ इसमें प्लस कर देंगे। देन देखो जो चीज दे रखी है वो रखेंगे, कोण BOC 90 डिग्री तो आ गया, प्लस में कोण A की वैल्यू 70 डिग्री, तो 70/2 यानी 90 के अंदर क्या जोड़ोगे, प्लस में 35 जोड़ोगे, तो ये दोस्तों 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 125, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन में कहीं पे भी दोस्तों दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपको याद है, ये थ्योरम ये आपको याद है, ये प्रॉपर्टी आपको याद है, और ये चीज को नई नहीं है। 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक की जो किताबें मैथ की है उनमें थ्योरम्स आती हैं,
हमने उस समय अच्छे से नहीं पढ़ी थी, उनको छोड़ दिया था, बट दोबारा घूम फिर के वही चीज़ें दोबारा से दोस्तों आ गई है। अगर 9th की बुक उठाकर देखते हो तो ज्योमेट्री का बहुत बड़ा पार्ट उसमें दोस्तों दे रखा है। अप्रोक्स इसमें एक एक यूनिट सर्किल पे, ट्राइंगल पे ये दे रखी है, बहुत अच्छी यूनिट है, उनमें सारी थ्योरम्स हैं और उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन है। ये मत सोचो कि कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाएगा जो आपका नहीं, क्वेश्चन थ्योरम के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अगर आपको प्रत्येक की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल, अब इस क्वेश्चन करने में सेकंड भी नहीं लगे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कोणों का समद्विभाजक अंतकेंद्र होता है और उसमें एक रिलेशन होता है। ये कोण कैसे निकलता है कि 90 के अंदर हम इस कोण का हाफ ऐड कर देते हैं। ठीक, आप सभी को पता अच्छे से। अगर ये कर लेते हैं तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर पाते। अगर नहीं पता होता तो फिर हम क्या करते, बैठे रहते। ठीक, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। चल अब इसको नोट कर लें आप और आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने लंब केंद्र के बारे में डिस्कस किया, आपने इजी से समझा क्या होता है। फिर हमने बात की अंतकेंद्र की। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं परिकेंद्र की। फिर एक साथ तीनों का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक साथ देखेंगे। हमने लंब केंद्र, अंतकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है? परि का मतलब बाहर, परि का मतलब बाहर है ना, केंद्र का मतलब बाहर से कौन बनता है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, फिर समझ में आएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ABC की भुजाओं का, त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक। अब दोस्तों अगर त्रिभुज की ये भुजा है, इसका लंब समद्विभाजक करते तो आपने 9वीं से 10वीं क्लास के अंदर है ना प्रकार वगैरह से यहाँ रखकर इसको बराबर भागों में लंब केंद्र बनाए होंगे आपने, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, जैसे ये इस प्रकार से, तो हमने इस रेखा को इस प्रकार से मिला दिया, है ना। एक रेखा इस तरफ से ऐसे काट कर अगर मिलाई जाती है तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, भुजाओं का लंब समद्विभाजक कह सकते हैं। एक इस प्रकार से रेखा आ जाएगी आपकी, है ना। तो एक पॉइंट बनता है यहाँ पर और तीनों ये यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तीनों यहाँ पर रेखाएं मिल रही है। कुछ लंब केंद्र अंतकेंद्र जैसा ही डायग्राम इसमें बनता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन होती है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे दोस्तों हम परिकेंद्र बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम परिकेंद्र दोस्तों बोलते हैं। क्या होता है? ठीक है, ये तो बड़ा नहीं, अपने हाथ से बनाया, अगर हम पेंसिल प्रकार वगैरह का यूज करते तो बड़ा इजीली बन जाता है। आप देख पा रहे हैं कि सीधा से याद रख रहे हैं कि भुजाओं का लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को दोस्तों हम परिकेंद्र बोलते हैं। और ये परिकेंद्र जो होता है ये भुजाओं से समान दूरी पर होता है। परिकेंद्र भी क्या होता है? भुजाओं से समान दूरी पर होता है। नोट करके आपको लिखना है कि परिकेंद्र भी, परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं से, त्रिभुज की दोस्तों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ठीक, दूरी पर होता है। और इसको केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो आपको पता है कि शीर्ष से टकराता हो इस प्रकार से एक वृत्त निकलेगा, उसे परिवर्त दोस्तों हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्त दोस्तों इसको हम बोलते हैं। इसको परिवर्त हमें बोलते हैं। इस प्रकार से ये बनेगा। तो परिवर्त परिकेंद्र के द्वारा ही दोस्तों बनता है। और ये क्या होती है? परिवर्त की त्रिज्या दोस्तों हो जाती है। ठीक है, ये है यहाँ से शीर्ष से ये दूरी जो होती है ये परिवर्त की दोस्तों त्रिज्या हो जाती है। तो परिकेंद्र की त्रिज्या, परिकेंद्र है वो त्रिभुज की भुजाओं से क्या होता है? समान दूरी पर दोस्तों होता है। दो ही बात आपको ध्यान रखनी है। परिकेंद्र होता क्या है कि भुजाओं का लंब समद्विभाजक जो रेखाएं होती हैं वो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे परिकेंद्र बोलते हैं। और परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज की भुजाओं से क्या होता है? ये त्रिभुज की भुजा है, इससे ये दूरी, इससे ये दूरी और इससे ये दूरी दोस्तों हमेशा बराबर होती है, जैसा कि हमने अंतकेंद्र में पढ़ा था। अब इसमें भी एक रिलेशन होता है, कोण को लेकर रिलेशन होता है। जिस प्रकार से हमने लंब केंद्र में देखा था कि लंब केंद्र के अंदर क्या था कि लंब केंद्र का कोण और शीर्ष का कोण का योग कितना होता है? 180 के बराबर। अंतःकोण में क्या देखा था? ये कोण कैसे निकलता है? 90 डिग्री के अंदर हम शीर्ष के कोण का हाफ उसमें ऐड करते थे। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। इसको नोट कर लें एक बार आप। तो दोस्तों अब हम रिलेशन को समझते हैं। मैंने साथ में क्वेश्चन भी लिखा है जिससे कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं। 3 त्रिभुज बनते हैं, आपको पता, 3 बना लिए हमने अंदर परिकेंद्र के। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोणों में क्या रिलेशन होता है कि परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र पर बना कोण, याद रखना, नोट करके यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं मैं कि परिकेंद्र पर जो बना कोण है, बना कोण शीर्ष कोण का
दुगना होता है। क्या होता है दोस्तों? दुगना होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण है, कोण BOC, अगर ये निकालते हैं ये वाला, तो ये शीर्ष कोण क्या है उसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको अच्छे से याद हो गया, अगर आपने पढ़ा भी होगा। इसी प्रकार से कोण AOB, ये किसका दुगना हो जाएगा? कोण C का। ये रिलेशन भी आपने पढ़ रखा बहुत अच्छे से। देन उसी प्रकार दोस्तों कोण AOC, ये कोण B का दुगना हो जाएगा। ये रिलेशन दोस्तों ध्यान में रखना, तीनों रिलेशन। और यहाँ से प्रश्न बनेगा, यहाँ से पक्का एक प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन कैसा बन के आएगा आपके सामने है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में परिकेंद्र O है। एक त्रिभुज OBC पहला दे दिया ABC, इसमें O है वो परिकेंद्र आपको देगा। कोण A की वैल्यू 70 डिग्री, मान लेते हैं ये दे रखा था, इसकी वैल्यू 70 डिग्री दे दी है। हमसे पूछा कि BOC का मान बताओ। अब इसका मान बताओ, तो इसका मान बताएंगे दोस्तों क्या होगा? इसका मान आएगा कि इसका दुगना होता है। अभी हम पढ़ गए हैं कि परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष कोण का क्या होता है? दुगना। तो शीर्ष कोण 70 डिग्री है, तो ये दोस्तों 70 70 140, तो ऑटोमेटिक ही दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस थ्योरम से, ये इस थ्योरम से। ठीक, आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बस सरल सी है। ज्योमेट्री का डर आपके मन से दोस्तों खत्म हो जाएगा। लगातार अगर हमारी 8 बजे रात को डेली दोस्तों लाइव क्लास होती है, 2 दिन तो आज और कल तो रिकॉर्डेड आएगा, बट डेली लाइव क्लास होती है, उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है। अभी तक हमने देख लिया बहुत अच्छे से कि कहीं कोई मेरे हिसाब से दिक्कत आपको नहीं आई है। छोटी छोटी एक दो बातें ध्यान आपको रखनी है, क्योंकि ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज अगर हमें याद नहीं है तो शायद फिर उस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बेस होता है वो इनकी प्रॉपर्टीज ही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये चीजें याद नहीं है तो बाकी तो इसमें क्या पूछेगा। ठीक है, तो एक बार हम तीनों को एक साथ देखता हूं। एक बार हम लंब केंद्र, अंतः केंद्र, इन तीनों को हम एक साथ देखते हैं। साथियों एक बार हम तीनों चीजों को एक साथ समझ लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें आपकी दोस्तों क्लियर हो जाती है। तीनों को मैंने लिख दिया है, और प्रश्न कहां से बनेगा वो भी हमने बता दिया। सबसे पहले दोस्तों लंब केंद्र आता है। क्या आता है? लंब केंद्र आपका आता है। लंब केंद्र की डेफिनेशन क्या होती है? लंब का मतलब दोस्तों भुजा पर लंब डाला जा रहा है। लंब केंद्र का मतलब है, दिमाग में आ जाता है शॉर्ट ट्रिक दिखाना कि लंब केंद्र के दिमाग में कि लंब डाला गया है। ठीक है, भुज किस पे डालेंगे? भुजाओं पे लंब डाला गया है। कि त्रिभुज की 3 भुजाओं के शीर्ष लंब, अब त्रिभुज की ये भुजा है, इस पे लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90। डिफरेंस आपको स्पष्ट नजर दोस्तों आ रहा है। तो 90 डिग्री एंगल बनता है, और तीनों जिस पे मिलती है, ये जो बिंदु है ये दोस्तों O है, ये लंब केंद्र दोस्तों होता है। क्या रिलेशन होता है कि कोण BOC, ये जो कोण होता है और शीर्ष का जो कोण होता है, उसके ऊर्ध्वाधर जो शीर्ष का कोण होता है, उनका सम 180 होता है। इसी प्रकार से दोनों तीनों चीज आपने देखी, अभी हम पढ़ के आए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आगे देखें, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का कोणों का समद्विभाजक। देखो यहां पर क्या था? शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, और अंतः केंद्र में क्या है? कोणों के समद्विभाजक। यानी ये देखो कोण है, 3 कोण है ABC, इनका हम समद्विभाजन कर रहे हैं, और जो रेखाएं समद्विभाजन करके आगे आएंगी और जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसे हम अंतः केंद्र बोलते हैं। इनमें क्या रिलेशन होता है कि कोण BOC, ये वाला कोण BOC है, ये किसके बराबर होता है? 90 डिग्री प्लस में दोस्तों शीर्ष का कोण जो होता है इसके ऊर्ध्वाधर, उसका हाफ होता है। इसी प्रकार से तीनों में एक रिलेशन दोस्तों होता है, इस कोण का और इस कोण का। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं, परिकेंद्र की बात करते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक की बात कर रहे हैं। तो ये आपके सामने है, मैंने इस प्रकार से बनाया, और ये O बिंदु है। अब कोण जो ये होता है, ये कोण दोस्तों इस कोण का दुगना होता है, ये जो कोण होता है इस कोण का दुगना होता है, और ये कोण जो होता है इस कोण का दोस्तों दुगना होता है, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, तीनों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंस है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन मैंने बताया, एक एक का क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने रखा है, जिससे चीजें आपकी क्लियर दोस्तों हो गई होंगी कि किस प्रकार से आएगा। बड़ा आसान सा है। अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना तो हम क्या है कि समझते नहीं चीज़ों को, पहले घबरा जाते हैं कि ज्योमेट्री है कैसा क्या होता है। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, बस इनकी प्रॉपर्टीज दोस्तों याद रख लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें और थोड़ी सी है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा कि जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसके बेस पे किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक सरल सा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि YO तथा ZO क्रमश से x कोण XYZ तथा XZY के अर्धक है। मतलब एक त्रिभुज के अंदर हमें डायग्राम बना के भी दे सकता है और नहीं भी बना, चलो बना देता हूँ। एक त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज है X, Y और Z। ठीक है, एक त्रिभुज है XYZ जिसके अंदर YO यानी यहाँ पर कोई बिंदु है O, ये इस कोण का अर्धक है,
और यहाँ पर ये इस कोण का दोस्तों अर्धक है। बात समझ में आ रही है? ये दिया हुआ है। यदि x, ये जो कोण है दोस्तों ये दे रखा है हमें 65 डिग्री दे रखा है, और x, y और z ये पूरा कोण दोस्तों जो दे रखा है, ये पूरा कोण दे रखा है अपने को, ये दे रखा है 54 डिग्री दे रखा है। ठीक, अब हमें OZY यानी ये एंगल बताना है, ये एंगल हमें बताना है। ठीक, बड़ा सरल सा। वैसे तो आप देखो ज्योमेट्री के अंदर वहां एग्जाम में किस प्रकार का माइंड लगता है, आपको सामने डायग्राम में क्या नजर आया, कौन सी प्रॉपर्टी आपको नजर आई है, वो दिमाग में रहना जरूरी है। अब सीधी सी बात है, इसका बड़ा सरल तरीके से अगर निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि ये जो लाइन है OZ, अगर मेरे को ये कोण पता लग जाए, ये पूरा कोण आप देख पाते हो, अगर मेरे को ये पूरा कोण पता लग जाए तो फिर मैं ये निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये इस पूरे कोण को आधा कर रही है, मतलब डिवाइड कर रही है बराबर बराबर भागों में। तो ये निकालने का तरीका बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज में ये पूरा कोण और ये पूरा कोण हमें दे रखा है, और ये निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 180 डिग्री में से क्या माइनस कर दोगे, 54 प्लस में 62, कितना हो गया 46 और 6 116 हो गया। कितना हो गया? 116 हो गया। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई? ये दोस्तों 64 आ गई। कितनी आ गई? क्योंकि ये जो कोण आया पूरा, ये x z y, आप समझ पा रहे हो? क्योंकि ये पूरा देखकर ये पूरा मैंने निकाल लिया। अब हमें ये निकालना है, ये निकालना है, तो इसका आधा कर दूं, सीधी सी बात है। तो ये निकालना है तो इसका आधा, ये पूरा कितना है 64, इसका आधा करूं तो कितना आएगा 32 डिग्री। और ऑप्शन अगर चेक करूं तो आपके सामने है, ये लीजिए। बड़ा सरल सा था और आराम से इस क्वेश्चन को दोस्तों आप कर सकते थे, नो डाउट। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज था, उसमें ये पूरा कोण, तो मैं इसको निकाल सकता हूं पूरे कोण को। क्यों? क्योंकि तीनों का सम 180 के बराबर है, तो दोनों को जोड़कर मैंने माइनस किया तो 64 आता है। ये इसका मैंने आधा क्यों किया? क्योंकि ये जो लाइन है ये कोणों का अर्धक है, ये बात दे रखी है, उसका मैंने फायदा उठाया। आप देख सकते हैं ऐसा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि रीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन रीट 2017 में दोस्तों पूछा गया है। क्या है? कह रहा कि त्रिभुज ABC में OB और OC है, वो क्रमशः कोण B को और C को समद्विभाजक करती है। बिल्कुल कर रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है तो इस प्रकार से समद्विभाजक कर रही है। और ये डायग्राम आपको पेपर में दिया भी हुआ था। फिर कह रहा है कोण BOC ये निकालना है, कोण BOC ये निकालना। अब सीधा आप निकाल सकते हो कि कोणों का समद्विभाजक कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों किसकी बात हो रही है? कोणों का समद्विभाजक किसमें होता है दोस्तों? अंतःकेंद्र में होता है। किसमें होता है? अंतःकेंद्र में दोस्तों होता है। और अंतःकेंद्र में अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि ये जो कोण BOC है, ये तीनों निकालते हैं तो उसके जैसे BOC निकालना होता है तो वो क्या होता है 90 डिग्री प्लस में कोण उसके ऊर्ध्वाधर जो कोण है उसका हाफ होता है। ये प्रॉपर्टी दोस्तों अभी पढ़ के, और इसी का हम यूज करेंगे। ये निकालना है तो इसके ऊर्ध्वाधर कोण 40 डिग्री है, इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा कितना हो जाएगा? आप ये कोण निकालोगे तो 90 डिग्री प्लस में दोस्तों क्या करते हैं, इसका हाफ ऐड करेंगे तो 40/2, तो कितना आ गया 90 प्लस में 20, यानी आपको सर 110 डिग्री आ गया। और ये इस प्रश्न का उत्तर था। बिल्कुल चुटकियों में इस प्रश्न को दोस्तों आप कर सकते हैं, बट शर्त क्या है कि जो प्रॉपर्टीज हैं ज्योमेट्री की दोस्तों वो आपको याद होनी चाहिए। और ऐसा ही सरल सा प्रश्न आएगा, ये मत सोचो कि कॉम्प्लिकेटेड इसमें बनाएगा क्या। अभी हम और क्वेश्चंस करें तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर हो जाता है, जैसे थ्योरी का पार्ट बचा हुआ है कुछ और, वो कंप्लीट करने में जो लास्ट क्लास हमारी होगी वो क्वेश्चन के ऊपर होगी, उसमें सारे तरीके के क्वेश्चन हम लेंगे, तब आपको और चीजें दोस्तों क्लियर हो जाए। इसको भी नोट कर ले, उसके बाद एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्योंकि लंब केंद्र अंतःकेंद्र से ज्यादा कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनता। इन चीजों का यूज होता है कहां पर, कई बार कोई प्रश्न आ गया है उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है तो हम वहां पर हमने यूज कर लिया। अगर इनको लेकर कोई प्रश्न बनाया जाता है तो ऐसा ही प्रश्न बनता है, इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनता है। इनका हम यूज करते हैं, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं ऐसी आकृति बनती है, प्री केंद्र या अंतःकेंद्र लंब केंद्र की स्थिति बनती है, तो वहां पर उन थ्योरम्स का हम यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है त्रिभुज ABC में O त्रिभुज का परिकेंद्र है। O क्या है? त्रिभुज का परिकेंद्र है। और B दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, इसको दे रखा है 30 डिग्री का। और हमसे पूछा गया है कि AOC मतलब AOC ये कोण बताना है। अब देखो तो O त्रिभुज का परिकेंद्र है तो इसने दे रखा है, ये आपको मेंशन करके देगा। अगर ये त्रिभुज O है, ये इसका परिकेंद्र है, तो हम जानते हैं परिकेंद्र क्या होता है, शीर्ष के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। शीर्ष के कोण का दुगना होता है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष क्या हो गया, ये इस कोण का दुगना, यानी कोण AOC वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा कोण B का। तो आप कह सकते हैं AOC बराबर 2 गुणा में 30 डिग्री दे रखा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो बड़ा सरल सा है,
सीधा सा है, लेकिन हमें जब इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो ये सरल सा प्रश्न भी हमारे से गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो आपने लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने माध्यिका, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र के बारे में पढ़ा, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते ये भी हमने देखा। अब ज्योमेट्री का लगभग पार्ट दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी ट्राइंगल में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चतुर्भुज और वृत्त। अब ट्राइंगल के अंदर दो चीज आपकी बचती है, सिमिलरिटीज यानी समरूपता और कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता। ये दो चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं समरूपता। समरूपता को देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर है और कैसा प्रश्न इसमें बनता है, इस पे पूरा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम सर्वांग समता को, चलिए बात करते हैं। पहले दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, जो कि आपके कंफ्यूजन रहता है। दो नाम आपको देखने को मिलेंगे त्रिभुज के अंदर। जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। दो त्रिभुज अपने आप में सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, ये आपको पता है। तो एक नाम आता है समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। ठीक है, सुनना मेरी बात को, एक ये नाम देखने को मिलेगा। और एक दोस्तों आपको सर्वांग समता, सर्वांग समता ये देखने को मिलेगा। अब ये जो चीज़ हम समरूप कहते हैं तो किसी एक त्रिभुज को लेकर नहीं कह सकते, इसके लिए हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भी हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता दोस्तों होती है। जैसे हमने एक दो त्रिभुज बना ली, यहाँ पे भी हमने दो त्रिभुज दोस्तों बना ली। समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ जिससे कि बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, अब त्रिभुजों के बारे में पढ़ रहे तो त्रिभुज ही बना दिए मैंने। ध्यान से देखें, समरूप का मतलब क्या होता है। समरूप का मतलब अगर आप गौर से देखेंगे कि समान रूप। क्या होता है? समान रूप। यानी खाली क्या होना चाहिए दोस्तों? रूप समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूप समान होना चाहिए। वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप हो जाते हैं। एक नॉर्मल चीज बता रहा हूं, इसकी जो कंडीशन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समरूप कोई भी आकृति है, जैसे एक वृत्त है, ये भी गोल है और ये भी गोल है, लेकिन इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी त्रिज्या दोस्तों 1 सेंटीमीटर है। लेकिन इनका जो रूप है, इनकी जो आकृति है, वो देखिए दोस्तों समान है कि नहीं? बिल्कुल। तो यानी ये दोनों आकृति क्या होंगी? समरूप होंगी, बिल्कुल होंगी। समरूप का मतलब दोस्तों समान रूप। क्या होता है? समान रूप की जो आकृतियां हैं वो समरूप होती है आपस में। ठीक है, ये मान लिया। जैसे अगर हमें जैसे ये त्रिभुज ए बी सी और ये एक नाम दे दिया डी ई एफ दे दिया, मान लेते हैं इसकी 6 7 8 और ये दे दिया 2 4 3, लेकिन इनकी लंबाई अलग अलग है। इनकी लंबाई अलग अलग है, लेकिन इनका देखो रूप समान है। ये त्रिभुज और इसकी भी 3 भुजाएं, जो शेप आपको दिखाई दे रही है एक तरीके से समरूप है कि नहीं? बिल्कुल समरूप। समरूप की कंडीशन हम अलग से पढ़ेंगे। पहले समरूप क्या होता है वो हम बात डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक मैंने वर्ग ले लिया, एक ये वर्ग ले लिया और एक ये बड़ा वाला वर्ग ले लिया। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये छोटा है, ये बड़ा है। साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इनका रूप अगर देखेंगे तो दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल समान है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रूप समान है तो वे आकृतियां दोस्तों समरूप होती है। मेरे हिसाब से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। यानी समरूप में क्या देखना है? सिर्फ रूप समान है, और उसकी क्या कंडीशन है वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले छोटी सी बात आपने देखी, सर्वांग समता में क्या होता है? सर्वांग समता, सर्वांग में सभी अंग समान है। क्या होते हैं? सभी अंग समान, सभी अंग समान कह सकते हैं। सर्वांग सम में सभी अंग का मतलब है कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 5 है तो ये, यानी जो भी आकृति है, एक आकृति मान लेते हैं, एक चीज दूसरी को पूरी तरह ढक लेती है। आप देख सकते हैं ये मेरा हाथ है और इसको ये आकृति दूसरा अगर मैं इस पर रखूं तो ये पूरा इसको ढक लेता है दोस्तों अच्छे से। अगर ये इसको ढक लेता है तो इसका मतलब ये क्या है? सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि इसने एक दूसरे को ढक लिया है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं। यानी इसके सभी अंग दोस्तों समान है। ठीक है, यहां पर सभी अंग समान होने जरूरी नहीं है, सभी अंग समान होने जरूरी नहीं है, बट यहां पर क्या है? सर्वांग सम में सभी अंग समान होने जरूरी है। क्योंकि इस त्रिभुज को उठाकर अगर मैं इस त्रिभुज पे रख देता हूं तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमें एक त्रिभुज दिखाई देगा, क्योंकि दोनों की शेप है बिल्कुल समान है और इनकी लंबाई भी बिल्कुल समान है। तो सर्वांग सम में इतनी बात कर रहे हैं कि सभी अंग समान होते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक चीज यही सीखनी है कि समरूप के अंदर और सर्वांग सम में डिफरेंस क्या होता है। समरूप में और सर्वांग सम में दोस्तों डिफरेंस क्या होता है, ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम क्या सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे, और समरूप त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसा प्रश्न बनता है, वो सारी डिटेल करेंगे। देन उसके बाद हम सर्वांग सम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
हेडिंग हमने लगा ली दोस्तों समरूप के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं समरूप त्रिभुज की, कोई त्रिभुज चल रहा है तो त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, क्या कंडीशन है देखो समरूप होने की। समरूप होने की जो कंडीशन है वो नोट करके आपको ध्यान रखनी है कि पहली कंडीशन क्या है कि संगत भुजाएं, देखो भुजाओं के आधार पर भी समरूप हो सकता है और कोणों के आधार पर भी दोस्तों समरूप हो सकता है। तो संगत कोण दोस्तों बराबर होने चाहिए। पहली कंडीशन देखो संगत कोण है। अब संगत कोण कौन से बताएंगे, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे संगत कोण बराबर, जैसे मैंने दो त्रिभुज बनाया, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर त्रिभुज दोस्तों बनाया, ये ए बी सी, ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरा डी ई एफ। अब संगत कोण का मतलब अगर ये ए अगर 50 डिग्री है तो दोस्तों ये भी 50 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों ये 60 डिग्री है तो हम कह सकते हैं ये भी 60 होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के संगत कोण। और बाकी बच गया, ये कितना बच गया, इसको नाम दे दिया ने 50, 60 और 40, 110, 70 बच गया, ठीक है। तो ये दोस्तों 70 है तो ये भी 70। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर होने चाहिए समरूप त्रिभुज में। पहली क्या कंडीशन आती है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। अब जरूरी नहीं कि ए 50 है तो यहाँ पे 50 होना चाहिए, ये 50 दोस्तों यहाँ पे भी हो सकता है। ये कोण ए संगत किसके हो सकता था, डी के है। अगर यहाँ पर 50 होता और ये 60 है तो इसके भी संगत दोस्तों हो सकता था। तो पहली कंडीशन है कि संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, जिस प्रकार की मैंने लिखी कि कोण ए बराबर कोण क्या आ गया दोस्तों डी, इसी प्रकार से कोण बी बराबर कोण दोस्तों क्या आ गया सी, इसी प्रकार से कोण अगर सी देखिए, एक मिनट, सी एफ है यहाँ पर, ठीक है, एफ है, और सी बराबर कोण क्या आ गया दोस्तों, अच्छा ये ई है क्या, ठीक है, सी बराबर कोण आ गया दोस्तों ई। तो यानी त्रिभुज, दो त्रिभुज के अंदर संगत कोण है वो बराबर दोस्तों होनी चाहिए। तो क्या कह सकते हैं पहली कंडीशन के अनुसार कि समरूप है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है कि संगत भुजाएं अनुपात में होती है। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, दूसरी कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, यहां लिख देता हूं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती होती हैं। समानुपाती का मतलब जैसे ए बी भुजा अनुपात डी ई, जैसे दिखाई दे रहा है ना, यहां लिखता हूं, ठीक है, कि ए बी भुजा बट्टे में क्या आएगी दोस्तों, ए बी किसके आएगी, इसके संगत है तो इसका अनुपात डी एफ, बराबर में ए सी है वो इसके संगत होनी चाहिए, तो ए सी अपॉन में क्या आ जाए दोस्तों डी ई। इसी प्रकार जरूरी नहीं कि ये इसके साथ है, ये तो मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन आएगा तब समझ में ज्यादा आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों बी सी अनुपात में क्या कितना आ जाएगा, बट्टा कितना आ जाएगा ई एफ। ये कंडीशन, ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी। पहली कि संगत कोण बराबर होते हैं तो वो समरूप आकृति कहलाई जा सकती है, और संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो दोस्तों वह क्या होती है, समरूप होती है। अब त्रिभुज ए बी से इसके समरूप हो गया, तो त्रिभुज समरूप जब होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप का सिंबल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, दिखाई दे रहा आगे, ठीक है, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ, ये इसका दोस्तों सिंबल होता है समरूप त्रिभुज का, ठीक है। तो यानी सीधी सी कंडीशन याद रखनी है कि संगत कोण है दोस्तों वो क्या होते हैं, समान होने चाहिए, देन संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो समरूप होते हैं। बात समझ में आ गई, यहां से यहां तक अगर बात समझ में आपको आ गई है तो इसकी कुछ कंडीशंस जो होती हैं आप देख पाते हो कि संगत कोण कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, और भुजाएं समानुपाती में यानी 6 अवयव होते हैं, 6 पार्ट हो गए हैं। तो हम 3-3 पार्ट लेके कर सकते हैं सिद्ध कि भैया ये है। इसके लिए क्या रूल होता है, आपने देखा कि ट्रिपल ए का मतलब होता है कि कोण कोण से समरूपता, एस ए एस भुजा कोण भुजा से समरूपता। ये जो कुछ रूल अपने देखे आपने पढ़े हैं उनके विहार पे हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं, बट ये कंडीशन होनी बहुत जरूरी है सभी के अंदर। ये अगर नहीं होगा तो फिर समरूप नहीं होगा। एक बार देखें कि संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती दोस्तों होनी चाहिए। नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टीज क्या आती है, पहली प्रॉपर्टीज ये आती है इसमें समत्रिभुज की समरूपता में कि आपको ये लिखा होगा ए, इसका मतलब होता है कोण कोण कोण, यानी क्या होता है, तीनों कोण बराबर होने चाहिए,
यही रूल होता है। अगर देखें ट्रायंगल बनाएं, अगर हम त्रिभुज बनाएं तो आप कह सकते हैं दोस्तों ये ए बी सी, फिर ट्रायंगल बनाते हैं अगर हम डी ई एफ, अगर ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है तो क्या रूल लगेगा? हमें तीन चीज़ों से ही दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोण से दोस्तों क्या है, त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी त्रिभुज क्या है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। अगर त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज समरूप तो कर दिया कि कोण से बराबर हो गया। अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, एक अनुपात में होंगी, समानुपाती होंगी। ए बी बट्टा दोस्तों क्या आ जाएगा, ये भुजा इसके समानुपाती हो जाएगी। डी ई बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, ए सी बट्टा डी एफ, ठीक है, ये भुजा और ये जो भुजा है ये इसके अनुपात में, तो बी सी बट्टा दोस्तों ई एफ। तो ये पहला रूल होता है, सरल सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चंस करेंगे तो बड़े इजी वे में हो जाएंगे। क्या था कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हैं दोनों के, तो दोस्तों समरूप होता है और समरूप होते ही उनकी भुजाएं हैं वो समानुपाती होती है, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं। पहले रूल हमने डिस्कस किया है, ये आपके सामने है। अब यहाँ पर ये दोस्तों 50 है, ये 50 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 110 है तो ये 110, यानी बराबर बराबर दोस्तों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 50 है उसके संगत अगर हम देखें तो वो 40 है, तो ऐसा कतई दोस्तों नहीं होगा। तो आपने देखा कि पहला रूल कहता है कि ए से कोण समरूप है और ये इसका क्या हो गया है, हम कह सकते हैं समानुपाती में। तो इसको नोट कर लें आप। दूसरा क्या होता है, एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखो बराबर भी हो सकती हैं, बट होनी कंडीशन क्या चाहिए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं। जैसे मैंने ले लिया पी क्यू आर और ये ले लिया मैंने पी क्यू आर यू, अच्छा इसको नाम दे दिया कोई और मैंने, चलो ए बी दे दिया, ए बी सी। कंडीशन क्या है कि तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज तीनों भुजाएं इसके बराबर भी तो होनी चाहिए, लेकिन अनुपात में होना बहुत जरूरी है। बराबर भी दोस्तों हो सकती है बट अनुपात में होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या कंडीशन है कि तीनों भुजाएं कौन सी, पी क्यू जो दे रखा है हमें, जो दे रखी है उसके हिसाब से। एक बात रूल है, आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने पी क्यू को इसके साथ ले लिया है तो पी क्यू अपॉन में दोस्तों क्या आ गया, ए बी। देन पी आर अनुपात में क्या आ गया दोस्तों, ए सी, और क्यू आर बट्टा दोस्तों क्या आ गया है, बी सी, ठीक है। तो भुजाएं क्या हैं, इस रूल से ये निकल के आता है कि भुजाएं क्या है, समानुपाती है। तो दोस्तों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। त्रिभुज समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज दोस्तों ये ए बी सी के समरूप हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जब समरूप हो जाता है, समरूप किससे हुआ, भुजाओं से समरूप किया। अब की बार पिछला क्या था, हमने कोणों से समरूप किया था, और अब की बार हमने भुजाओं से किया है। तो पहले कोणों से समरूप किया था, तब हमने क्या कंडीशन की थी कि कोणों से समरूप किया, तब ये कंडीशन आ गई थी। लेकिन अब भुजाओं से कर रहे हैं तो समरूप है, तो अब क्या कह सकते हैं ना, अब क्या हो सकता है कि इनके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण P किसके बराबर होगा, कोण A के, और कोण यहाँ पर अगर Q देखोगे तो कोण B के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर कोण R देखोगे तो कोण C के बराबर दोस्तों हो जाएगा। तो ये भुजा भुजा से दोस्तों ये रूल लागू होता है। समरूप हो गया है तो फिर हम ये कंडीशन लिख सकते हैं, ये कंडीशन दोस्तों में लिख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई रटने वाली बात नहीं है, इजी तरीके से समझ लो। और क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा दोस्तों आपको समझ में आ जाएंगी। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना, जहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, वो बताऊंगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से प्रश्न बने। उतनी चीज़ आप याद रख लेना, बाकी बड़ी सरल चीज़ें हैं, कुछ नहीं। एक और हम रूल देखते हैं, इसमें नोट करें इसको। इस रूल क्या कहता है, एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। यानी अब देखो पहले मैंने जो कंडीशन दे रखी है कि ए बी भुजा बट्टे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर अनुपात में होनी चाहिए। ए बी बट्टा दोस्तों क्या आ गया, डी, ठीक है। देन उसके बाद में कौन सी आ गई है, बी सी बट्टा दोस्तों क्या आ गया है अपना ई एफ। और एक जो कोण है वो दोस्तों संगत कोण बराबर होगा। तो देखो बीच में क्या संगत कोण है, दो भुजाएं हैं और उनके बीच में संगत कोण, देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, कोण बी बराबर दोस्तों क्या आ गया, कोण ई। तो ये कंडीशन जब होती है तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या है वो, समरूप त्रिभुज है। कौन सा, ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। ये तीन चीजें थी, ये समरूप में आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां से प्रश्न कैसा बनेगा,
इसकी 2 कंडीशन और है, वहाँ से दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और दोस्तों आपके एग्जाम में वहीं से प्रश्न बनेंगे। ये इसकी थ्योरम था, ये इसके पार्ट था जो कि हम 6ठी से 10वीं क्लास तक दोस्तों हमेशा पढ़ते हैं और आपने देखा है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्या रूल है। 2 चीज़ें कि एक तो समान रूप होना चाहिए, उसके बाद कंडीशन है कि तीनों कोण बराबर होने, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती होनी चाहिए। बस ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई है तो समरूप आप इजीली कर पाओगे उनको। इनका कैसे हम यूज करते हैं, ये समरूप है होती अनुपात समानुपाती होती है, इनका हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसका भी दोस्तों जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें बड़े आराम से आप समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कंडीशन और है समरूप त्रिभुज की उनको डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट कर लें एक बार। अब दोस्तों जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना और यहीं से प्रश्न बनते हैं। जैसे हमें एक त्रिभुज 2 त्रिभुज समरूप दे दिए, त्रिभुज ABC समरूप का सिंबल लगा दिया, त्रिभुज ABC वो इसके समरूप है, त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज DEF के समरूप हमें दे रखा है। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आती है, क्या यहां से एक कंडीशन निकल के आती है, यहां लिख देता हूं मैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होता है वो बराबर किसके होते हैं, इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। कैसे आप देखेंगे, जब क्या हो त्रिभुज समरूप हो दोनों, तो यहां पर एरिया त्रिभुज ABC यानी एरिया का त्रिभुज ABC का मतलब ABC का क्षेत्रफल और देन त्रिभुज एरिया DEF का क्षेत्र, इन दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखो AB ये भुजा इसके संगत है तो AB बट्टा DE का होल स्क्वायर पूरे का बराबर किसके होगा, AC संगत भुजा इस ये मैंने ली है तो इसके हिसाब से फिर AC अपॉन अभी जो करके वही अनुपात समानुपाती वाला वही है, बस उनके वर्गों के बराबर। और इसी प्रकार से हम ये लेते हैं BC इसके संगत है तो कह सकते हैं कि BC बट्टा में EF ये हो गया। ठीक है, तो भुजाओं के जो समानुपाती होते हैं उनके वर्ग के बराबर दोस्तों ये होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बट्टे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के दोस्तों बराबर होता है। अगर यहाँ पर हमने ऊंचाई ली होती, अगर हमने ऊंचाई ली होती h1 ऊंचाई ले ली और इसकी ऊंचाई h2 ले ली तो यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई के वर्ग के भी बराबर होता है h1 बट्टा h2 और उनका वर्ग के भी दोस्तों बराबर हो सकता है। तो ये कंडीशन भी हम ले सकते हैं, इसका फायदा उठाएंगे प्रश्न के अंदर। क्वेश्चन करूंगा इसके बाद में समझ में आएगा समरूप का। तो आपने देखिए पहली कंडीशन ध्यान रखनी है क्या कि त्रिभुज ABC त्रिभुज D दोनों समरूप हैं, समरूप हैं तो कंडीशन लगती है कि इनका क्षेत्रफल है, इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब कैसे प्रयोग करें वो आगे देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये पहली कंडीशन है, यहीं पे दूसरी कंडीशन आती है, यहीं पे दूसरी कंडीशन क्षेत्रफल की परिमाप की बात अगर होती है कि परिमाप त्रिभुज किसका, परिमाप त्रिभुज ABC का अगर परिमाप है तो सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, इनका वर्ग हटा देना और ज्यों का त्यों लिख देना। इनका वर्ग जो लिखा ना भुजाओं के अनुपात में बराबर होगा, बस वर्ग हटा देना, बाकी ज्यों का त्यों आ जाएगा सारा कुछ। ये देखिए AC बट्टा में DF BC बट्टा में EF बराबर में H1 बट्टा में H2, बस वर्ग हटा देना, बाकी सेम चीज आ जाएगी। ये दूसरी कंडीशन होती है समरूप त्रिभुज की, ये दूसरी कंडीशन दोस्तों होती है समरूप त्रिभुज की। आपने देखा अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के दोस्तों बराबर होता है, सभी भुजाओं का अलग अलग अनुपात लेके ये बराबर होता है। इसी प्रकार से परिमाप की अगर बात करते हैं तो परिमाप क्या होगा, वर्ग हटा देना यहाँ से, बाकी भुजाओं का सीधा अनुपात आ जाएगा। तो ये आपने देखा, अगर ये चीजें आपको याद है तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लेते हैं। अब इसको आप एक बार क्या कर ले, नोट कर ले। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन करवाता हूं आपको। साथियों एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABCDE समरूप है, यानी हमें पहले से समरूप दोस्तों दे रखे हैं तो हमें समरूप करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ से ABC वो इसके समरूप है, तो एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं। त्रिभुज ABC हमें ABC समरूप है किसके त्रिभुज दोस्तों, DEF के समरूप है। हमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, पहले वाले का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 64 दे रखा है और इसका क्षेत्रफल 144 दे रखा है। EF ये भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर और BC ये निकाल लिए। अब देखो कैसे निकालते, अभी हमने पढ़ा था कि अगर त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि एरिया त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया त्रिभुज DEF ये भुजाओं के वर्ग के दोस्तों अनुपात के बराबर होती है। तो हमें ये भुजा ले लेते हैं क्योंकि इसी का तो काम करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, ABC त्रिभुज लिए तो BC का स्क्वायर
बट्टा में दोस्तों क्या आ जाएगा, EF का स्क्वायर। किसका आ जाएगा, EF का स्क्वायर, क्योंकि अभी कंडीशन पढ़ के आए हैं उसी का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है आपको सर 64 है, इसका कितना है 144 है, ठीक बात है। ये BC आ गया है, बट्टे में EF की वैल्यू 6 है और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर कर देते हैं, अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ भेजेंगे तो इसके ऊपर रूट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये दोस्तों 8 8 64 बच जाएगा और ये दोस्तों 12 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा BC बट्टा में 6 आ जाएगा। अब BC निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणा जिसे बोलते हैं, ये होता है BC बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 8 6 48 बट्टे 12, तो 12 कम 12, 12 2 24, 12 3 36 और 12 चौके दोस्तों कितने होते हैं 48। तो 4 आंसर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4 दोस्तों आ गई है। तो ये इसी प्रकार से हमें करने होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बड़ा आराम से कर लेंगे, बड़ा इजी तरीके से, सिर्फ कंसेप्ट हमारे क्लियर दोस्तों होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। कह रहा कि दो समरूप त्रिभुज पहले से समरूप दे रखे हैं और कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया। क्या दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया भैया, 9 दे दिया और 16 दे दिया, ठीक है। तो अब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना था। अब हमें पता है कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत जो भुजाएं आ रही है उनके अनुपात के बराबर होते हैं। मान लेते हैं कोई AB बट्टा EF और इनके वर्ग के बराबर होता है। आप सभी को पता है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा, इधर ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो AB बट्टा EF, ये दोस्तों रेशियो आ गया, एक्चुअल में रेशियो आ गया AB अनुपात में EF बराबर आ गया 3:4। ये लीजिए, एक सेकंड में आप उत्तर को सोल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन को पढ़ लिया है कि समरूप त्रिभुज में क्या कंडीशन दोस्तों होती है। ठीक, इसको भी नोट करें दोस्तों, एक बार आप क्वेश्चन और समझिएगा जिससे और कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। कह रहा कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। कह रहा कि यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो बड़ा त्रिभुज बड़ा क्षेत्रफल वाला मान लेते हैं, उसकी 25 सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बतानी है। तो रूल वही, हमें दे रखा क्षेत्रफल का अनुपात तो 96 अपॉन में दोस्तों कितना आ जाएगा, 150 क्या 150 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि भुजाओं के वर्गों का योग पूछा गया। किसके, सॉरी, सबसे छोटी भुजा। तो यानी ये सबसे क्षेत्रफल छोटा, तो इसके सामने हमने x मान लिया जो सबसे बड़ी भुजा है छोटे त्रिभुज की, और इसके वैल्यू दे रखी है 25। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 25 आपको दोस्तों दे रखी है। ठीक है, 25 दे रखी है, और इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है। इसको काट लेते हैं। अब इसको काटोगे देखो कैसे करेगा, ये कटेगा 25 छिक्के कहते हैं 150 और 16 छिक्के कहते हैं 96। ठीक बात अभी होते हैं। और एक काम करते हैं, इस स्क्वायर को यहाँ से ऊपर भेजते हैं, तो इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो आप कह सकते हैं x बट्टा 25 बराबर दोस्तों रूट में आ जाएगा 16 बट्टे में दोस्तों 25 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो रूट बनेगा आगे, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ से देखो x बट्टे 25 बराबर क्या आ जाएगा, 4 बट्टे दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, और 25 से 5 बार आ गया और इधर काट देंगे, 5 5 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x बराबर 5 चौके 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 20 आ गई, और ये आपका दोस्तों आंसर आ गया है। अब आपने देखा कि समरूप त्रिभुज से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कहा कि जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ज्योमेट्री कंप्लीट, जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा पूरा, या चतुर्भुज या जो भी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे ट्रायंगल कंप्लीट कल हो जाएगा, सर्वांग समता और है, तो उसके बाद में क्वेश्चंस लगाएंगे ट्रायंगल के सारे, तो उसमें आपको और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिससे सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने ये सीखा कि जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जो थ्योरेटिकली जो चीज़ें सीख रहे थे, उसके साथ साथ क्वेश्चन करके मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई ये चीज़ ये बता रखा है तो इससे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ये बताता गया। अब आपने समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, एक टॉपिक कल और बचा है वो कर लेते हैं, और आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करेंगे। आई होप कि रिकॉर्डेड क्लास थी, लाइव नहीं थी, बट अच्छा रहा होगा सेशन, आराम से मैंने चीज़ों का एक्सप्लेन किया। अगर कहीं पे भी डाउट लगता है तो कमेंट में जरूर बता देना, जिससे कि मैं लाइव सेशन करूं आगे। कल तो रिकॉर्ड रहेगा, आगे नेक्स्ट जब लाइव सेशन करूं तो उसमें सारी चीज़ें आपकी मैं क्लियर कर पाऊँ। उम्मीद तो यही है कि कोई डाउट आपका नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की है। भैया ये थी आज की क्लास, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बताना है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों दबाकर करना है, जिससे कि आपका साथ बना रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से हम तैयारी करवा पाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।